नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि बहुत दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर CDP और हिंदी की क्लासेज स्टार्ट कीजिए यूपी टेट और CTET के लिए, तो आज से आपकी CDP और हिंदी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज CDP की क्लास में हम लोग विकास का अर्थ और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से आपको CTET, यूपी टेट, सुपर टेट या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विकास का अर्थ एवं प्रकृति। तो विकास क्या होता है, सबसे पहले हमको यही समझना होगा। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यूअस चलती है, यानी निरंतर चलती है। तो विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यूअस या सतत चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक यानी क्वांटिटिव चेंज तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहते हैं। तो जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जैसे शिशुओं में उम्र बढ़ने पर सांवेदिक नियंत्रण में परिवर्तन होता है, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि, इसको हम लोग गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जैसे शिशुओं में उम्र की बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होता है, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से है। तो विकास अर्थ की प्रक्रिया में आप लोग समझ गए होंगे कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यूअस यानी निरंतर चलती है, जिसमें गुणात्मक तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहता है। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो जैसे शिशु में उम्र बढ़ने पर संवेगित नियंत्रण में परिवर्तन या विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि को हम लोग गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। वहीं परिमाणात्मक परिवर्तन में क्या क्या शामिल हो जाता है, जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग फिगर के माध्यम से दे रहे हैं, पहले एक छोटा बच्चा था, छोटा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो विकास में परिवर्तनात्मक परिवर्तन होते जा रहे हैं ना। तो इनमें सब में अलग अलग डिफरेंस आपको पाएंगे ना। तो निरंतर चलता रहता है, कुछ ना कुछ विकास डेवलपमेंट इनके होता रहता है। इसी को परिवर्तनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है और अभिवृद्धि क्या होती है, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न जरूर मिलता है। तो अभिवृद्धि का स्वरूप जो होता है बाह्य होता है, यानी एक्सटर्नल होता है। विकास का आंतरिक होता है। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न हर बार CTET या यूपी टेट में देखने को मिलता है। तो अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो अभिवृद्धि जो होती है वह कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। तो विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, वहीं विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। तो अभिवृद्धि का जो प्रयोग होता है वह संकुचित अर्थ में होता है, वहीं विकास शब्द का प्रयोग जो होता है व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम यानी पार्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पहले विकास कैसे होगा, पहले बच्चे का पैर बनेगा, फिर हाथ बनेगा, सर बनेगा, धीरे धीरे करके ऐसे विकास होता है ना। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। वृद्धि कहीं भी कभी किसी की बुद्धि में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, किसी की बुद्धि में कम डेवलपमेंट होता है। तो वृद्धि कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है, धीरे धीरे लंबाई बढ़ेगी ना। चलिए, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यानी अभिवृद्धि की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, अभिवृद्धि को हम लोग सीधे माप सकते हैं, पर विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। विकास को आप लोग नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते ना, लेकिन अभिवृद्धि को आप नाप सकते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। इसके अलावा अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है।
इसके अलावा अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इसके अलावा अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को हम लोग सीधे माप नहीं सकते हैं, लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि को हम सीधे माप सकते हैं, लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग मानव विकास के विभिन्न पक्ष के बारे में देखते हैं, यानी वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो मानव के वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास होता है, फिर क्रियात्मक विकास होता है, फिर नैतिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फंक्शनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एवं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे एक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष जो निम्न होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शैशवावस्था, जिसको हम लोग इन्फेंसी पीरियड भी बोलते हैं। तो शैशवावस्था कब से माना जाता है? तो यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 वर्ष होता है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, या 7 से 12 वर्ष होता है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था के जो जिसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं, या 13 से लेकर 18 वर्ष होता है। तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी जो होता है जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शैशवावस्था देखते हैं, यानी इन्फेंसी पीरियड। इसमें हम लोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है। जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काल किसको कहते हैं? तो शैशवावस्था को कहते हैं। पहला पॉइंट बनता है। भावी जीवन की आधारशिला कहाँ से शुरू होती है? शैशवावस्था से शुरू होती है। सुंदर जीवन का नींव रखने की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। दोहराने की जो अवस्था होती है, लिमिटेशन, उसको किस में होती है? शैशवावस्था में होती है। पी लगने वाली अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है, तो इसे ही सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि यहीं से बच्चों की आधारशिला स्टार्ट होती है जीवन की। वह जैसे उसको पाला जाएगा, उसी सिचुएशन में उसी हिसाब से ढलेगा। इसीलिए इसको जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था भी हम लोग इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग बच्चों को पालोगे, बच्चों का आगे चल के बच्चों का डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा। बच्चों को अच्छा ज्ञान दोगे तो अच्छा बनेगा, बच्चों को गलत ज्ञान दोगे तो गलत संगत में जाएगा, गलत सीखेगा तो गलत अवस्था में जाएगा। इसलिए इसे जीवन का नींव रखने की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। दोहराने की अवस्था भी इसी कहते हैं। बच्चों से जो सुनेगा वही रिपीट करता है, इसलिए इसको दोहराने की अवस्था भी कहते हैं। प्री लगने वाली अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चों को वस्तुएं देखता है, उसको अच्छी लगती है, हाँ, माता पिता से प्यार प्री लगाव रहता है उसका। अगला आता है पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष, जिसको हम लोग प्री चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। इसे हम लोग खिलौने की भी अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि टॉय एज भी होती है। इसमें बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, जैसे फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग खिलौने की आयु भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व विद्यालय आयु की अवस्था है। यहाँ से बालक जो होता है विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। नर्सरी स्कूल की एज भी इसको हम लोग कहते हैं। खिलौने की आयु यानी टॉय एज भी कहते हैं, इसमें बच्चों खिलौने के साथ खेलता है। अतार्किक चिंतन यानी इलॉजिकल की अवस्था भी इसको कहते हैं। तो पूर्व विद्यालय आयु कहते हैं, नर्सरी स्कूल की एज भी कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी हम लोग इसे कहते हैं। इस अवस्था की जो स्पेशलिटी होती है, इसमें बच्चा जो होता है जीववाद करता है। जीववाद यानी एनिज्म करता है। वह स्व केंद्रित होता है, अहमवादी होता है, आत्मकेंद्रित यानी सेल्फ सेंटर होता है, ईगोइस्टिक या सेल्फ सेंटर होता है, अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना आदि करने लगता है। अनुत्क्रमणशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी आती है। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है इसमें।
अब प्रश्न यह आता है कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, सिगमंड फ्राइड ने अगर दिया था इसको, इसमें ऑडिपस जो होता है, इसमें माँ का लाडला बिगड़ गया। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों का जो लगाव होता है लड़के का, वो माँ की तरफ ज़्यादा होता है और लड़की का लगाव पिता की तरफ ज़्यादा होता है। तो ऑडिपस ग्रंथि क्या होती है, जब बेटा का लगाव माँ की तरफ ज़्यादा होता है तो यह ऑडिपस ग्रंथि होगी। इसमें फिगर में आपको दिखाया, सन का लगाव मॉम की होता है और डैड का लगाव डॉटर से होता है। तो डैड से लगाव, डॉटर का लगाव, इसको हम लोग इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। तो पहले आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, माँ का लाडला बिगड़ गया तो लड़का कितना भी गलती कर देता था, माँ तो उसको बचा लेती थी। वहीं बेटी का जो लगाव होता है पिता से ज़्यादा होता है, बेटी पिता को ही अपना हीरो मानती हैं। ठीक, तो इसी को ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। इसे किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो 2 नंबर का प्रश्न या पेपर में आपको बार बार सीटेट या यूपी टेट में देखने को मिलता है। अब दोबारा आपको ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ऑडिपस जब पूछा जाएगा तो बेटा का लगाव माता की तरफ, इलेक्ट्रा ग्रंथि जब पूछी जाएगी तो पुत्री का लगाव पिता की तरफ। इसी को ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। इसे दिया था सिगमंड फ्राइड ने। जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी क्यूरियोसिटी नेचर का विकास होता है। अनुकरण द्वारा सीखना इसी में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें कौन कौन सी अवस्था कहते हैं। इसमें तो पूर्व बाल्यावस्था, इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। इसकी जो फिर ये जीववाद आ जाता है, स्वाकेंद्रित होता है, बच्चा स्वाकेंद्रित हो जाता है, अहमवादी होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, अहमवादी हो जाता है, आत्मकेंद्रित होता है, अनुकरणशीलता आ जाती है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति आती है, अनुकरण द्वारा सीखना है बच्चा। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, जो 7 से 12 वर्ष होती है, जिसको लेटर चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, समूह की आयु भी कहते हैं, मोट चिंतन की अवस्था कहते हैं, प्रतिद्वंद्वक समाजीकरण का काल भी कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं, और खेल की आयु या उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वह 7 से 12 वर्ष होती है, जिसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, समूह की आयु या गैंग एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा समूह या टोली में खेलने लगता है, दोस्त बनाने लगता है। मूल चिंतन की अवस्था होती है, या जब कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है। प्रतिद्वंद्वक समाजीकरण का काल होता है। इसके अलावा मिथ्या परिपक्वता का काल भी हो जाता है। खेल की आयु भी इसे कहते हैं, उत्पाती अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा उत्पात भी करने लगता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष होती है। इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, किशोरावस्था, जिसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं। यूपी टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है वो किशोरावस्था होती है, जिसकी आयु 12 से 18 वर्ष होती है। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था होती है। तो किशोरावस्था जो होती है वह एक परिवर्ती अवस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इसमें वृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति आ जाती है, बच्चा दिन में भी स्वप्न देखने लगता है। हाँ, दिन में खोया खोया रहता है, जैसे फिगर में आपको दिखा भी गया है, या बच्ची खोई हुई है अपने सपनों में, तो दिन में भी सपने देख रही है। दिव्य स्वप्न की प्रवृत्ति आ जाती है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इसके अलावा समूह को महत्व देने लगते हैं, बच्चे समूह में ज़्यादा रहने लगते हैं। समाज सेवा की भावना आ जाती है, यानी फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस आ जाती है। आत्मसम्मान की भावना आ जाती है, यानी फीलिंग टू सेल्फ रेस्पेक्ट हो जाता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास हो जाता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी टेंडेंसी ऑफ हीरो आ जाता है। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख अवस्था थी, वृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति आ जाती है। समूहों को महत्व हो जाता है। समाज सेवा की भावना आ जाती है। आत्मसम्मान की भावना हो जाती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास हो जाता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके अलावा जो लड़के होते हैं उनका अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ होता है, लड़कियों का अट्रैक्शन लड़कों की तरफ होता है। इस अवस्था में लड़की लड़कों में एक दूसरे से मित्र बनाने की भी प्रवृत्ति आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब कल हम फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताकि क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। यह क्लास सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहीं से पेपर में आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।